हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी पे। तो हम लोग मूव ऑन स्टडी की तरह मूव करते हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप लोग के सामने साइंस थ्योरी क्लास 10th का सेट नंबर 3 से क्वेश्चन लाया हूँ विथ फुल एक्सप्रेशन। तो आप लोग क्वेश्चन में बने रहिए और इसका आंसर भी देखिए, और इससे जो भी मैं फैक्ट्स दूंगा वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग जरूर बने रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर तो होगा 1। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं ये जानते हैं कि 1/RP यानी कि पैरेलल क्रम, इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका एड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, तो इसका एड ऑफ अगर फ्रैक्शन करते हैं तो R1 R2, फिर यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस R1। अब यहाँ पे ये RP का वैल्यू आया था दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है R1 का। तो डायरेक्टली सिंपल वे में हम लोग इसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इन्वर्स करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो यानी यह आंसर हो जाएगा। तो इससे कुछ एक्स्ट्रा मैं बता देना चाहता हूँ, समतुल्य प्रतिरोध को, यानी समतुल्य प्रतिरोध जो आपको यह है क्वेश्चन दिख रहा है, समतुल्य प्रतिरोध को ही हम लोग पार्श्वक्रम संयोजन भी कहते हैं। यानी कि पार्श्वक्रम संयोजन समतुल्य प्रतिरोध को कहते हैं, और इससे किसी धारा का प्रतिरोध का मान इससे कम होता है, यानी न्यूनतम वैल्यू निकलता है। अब मैं प्रतिरोध से लेकर संबंधित कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा ओम होता है, जिसे इसके द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध का सिंबल इस टाइप से देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इसमें आता है एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम का संयोजन का सूत्र होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि आपका जितने दूर तक जा रहे हैं तो ये चलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो यह उत्तल लेंस से क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस से रिलेटेड मैं फैक्ट्स और बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यह उत्तल लेंस है। अब इसमें बोला किसी बीम को कहाँ रखना चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या जाना है, बीच में जो होता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, O1। और इसमें अगर ये F1 है तो यहाँ पे होता है दोस्तों 2F1, जो कि दुगनी होती है। और इसी के समानांतर में अगर यहाँ पर F2 है तो इसके सामने 2F2 होता है। तो इसमें आप लोग को बुरा नहीं है, तो इसमें सिंपल वे में इसका आंसर वास्तविक और सामने साइज के रखने के लिए हम लोग 2F1 पे रखेंगे। अगर 2F1 पास रखेंगे तो यह डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा कर 2F2 प्लस बनेगा, और इसके यहाँ से बनेगा, यानी यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अवतल, इसका आंसर यानी कि फोकस दूरी की दुगनी पर रखेंगे, यानी इसका आंसर सी होगा। मैंने एक्सप्रेशन भी कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताते हैं। इससे मैं एक चीज़ भी बताता हूँ, उत्तल लेंस। उत्तल हमारे आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लेंस की क्षमता कैसे मात्रा डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया था। अगर पूछ रहा नहीं किया था तो यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन यह पूछ रहा नहीं, तो नहीं में फंसता है दोस्तों, इसलिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ, नहीं के लिए पूछ रहा। तो यह CNG यानी कंपोस्ट नेचुरल गैस, इसका तो प्रयोग किया जाता है। LPG का भी किया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का भी, कोयला भी किया था। तो इसका सिंपल वे में आंसर होगा बायोगैस। तो बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका डायरेक्टली सिंपल वे में इसका आंसर होगा दोस्तों डेनमार्क, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। तो हम लोग यह अभी आप लोग को पहला क्वेश्चन में बताया था। तो घरेलू विद्युत परिपथों में मिश्रित संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं, मिश्रित संयोजन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा आपका मिश्रित संयोजन, जो कि ये होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को यह पता है बढ़िया से श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग यूज करते हैं, जो कि ये क्या बोलते हैं इसको, फ्यूज में होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है इसका सूत्र। अब पार्श्वक्रम संयोजन को किसी भी गर्म और ठंड, यानी कोई भी हम बोर्ड अगर जोड़ते हैं तो उसमें पार्श्वक्रम संयोजन का यूज होता है, और श्रेणी क्रम का यूज फ्यूज के तारों में होता है। यानी ये दोनों का तो यूज करते हैं, पर मिश्रित संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर मिश्रित संयोजन हो जानी चाहिए, होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल।
सिट्रिक अम्ल होगा, यानी संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके साथ साथ मैं अगला भी बताता हूँ, टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल इसमें हम लोग के लिए इमली में पाया था, यानी टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया था दोस्तों, इमली में पाया था, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया था, टमाटर में पाया था। और लैक्टिक अम्ल यानी दही में पाया था, यह भी खट्टे पदार्थ में पाया था। चलिए, और अम्ल का स्वाद तो खट्टा ही होता है, इसका पीएच मान दोस्तों 0 से 7 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, और इसकी सांद्रता यानी H+ ये आयन होती है, जो कि जल में घुलनशील होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, इसमें फिर से वही क्वेश्चन लिख रहा है, यदि किसी विलियन का पीएच मान, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यदि किसी विलियन का पीएच मान कितना लिख रहा है दोस्तों, 3 बोल रहा है। यदि किसी विलियन का पीएच मान 3 है तो वह क्या होगा। तो इसका सिंपल वे में इसका आंसर याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा है ये। अगर किसी विलियन का पीएच मान 3 है तो वह अम्लीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि अम्ल की प्रकृति, अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 0 से लेकर 7 के बीच होता है। और वैसे अगर और यह डीपली क्वेश्चन पूछता तो 3 जो होता है वह प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि इसमें एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक मात्रा में पाए तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। तो इसका आंसर तो होगा प्रबल अम्ल, लेकिन इसमें अम्ल की तरह चलेगा ये, ठीक है। अब इसमें क्षार बोल रहा है, तो क्षार का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। और लवण का पीएच मान होता है 7 के बराबर, या शुद्ध जल का भी पीएच मान होता है 7 के बराबर। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका खोज सोरेनसर ने किया था, और पीएच का नाम बैकमैन ने दिया था, बैकमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल टू होता है -log H+ आयन, जो कि इससे मैथमेटिक्स बनता है। तो लॉग का भी खोज किसने किया था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता था। तो नेपियर नामक वैज्ञानिक ने लॉग का खोज किया था। तो मैंने सभी ऑप्शन से खेल दिया दोस्तों, और मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये लिख रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो मैं इसका सिंपल आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका सही आंसर होगा ए, यानी CaOCl2, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। अब बता देना चाहूँ CaOH2 किसका होता है। तो CaOH2 आपका होगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना को होता है। अगर शुष्क बुझा हुआ चूना की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चौक का सूत्र भी कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हो गया CH यानी मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन यह बोल रहा ना कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 परमाणु बोल रहा, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो इसका मैं जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो 2 परमाणु, सबसे पहले मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, क्योंकि यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन के रूप में किया जाता है, या 4 से जुड़े होते हैं, यानी कि प्रत्येक पास 4 बॉन्ड होते हैं, जो आपके 8 को ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। तो यह इसमें जो बोल रहा है, यानी कि इसका सिंपल वे में आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2 बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और एक बंध, तो एक बंध यानी कि एक बंध से अगर बोला जाता है तो यह जितने आपके अपरमाणु आयन होते हैं वह एक बंध से जुड़े थे। और 3 बात की है तो नाइट्रोजन जो होते हैं वह आपका 3 बंध से जुड़े होते हैं। और एक बंध से के बाद बात की जाए तो CH4 जो कि मीथेन का सूत्र होता है, और 2 बंध से तो ऑक्सीजन के होते हैं। हाइड्रोजन आपस में एकल बंधन द्वारा जुटे होते हैं, ठीक है। और एक बंधन में, यानी कि यहाँ से एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, अगर एक बंधन की बात की जाए, यानी एक आबंध में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 आबंध में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आबंध में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक आबंध की अगर बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 आबंध की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 आबंध की बात की तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एकल होते हैं आपका हाइड्रोजन के बीच होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के बीच होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलिए मैंने आप लोगों को फुल एक्सप्रेशन के साथ बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों C6H6 होता है। तो इससे रिलेटेड मैं बताने पूरा जा रहा हूँ, आप लोग बने रहिए और देखिए। तो बेंजीन के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले इस टाइप का होता है ये। तो ये इसमें आप रिंग दे सकते हैं, नहीं तो
एक कार्बन को छोड़ के प्रत्येक स्टेप से कर रहे थे। यह बेंजीन का नामांकन चित्र है। और इसके साथ साथ इसका खोज यानी बेंजीन का नाम सबसे पहले ऑगस्टा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बेंजीन का खोज ऑगस्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बेंजीन के बारे में ये बता देना चाहता हूँ, इसमें अगर आप लोग से इसमें अगर पूछ देता है कितने सिग्मा बॉन्ड होता है, किसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड का सिंपल वे में अर्थ होता है जितना ये आप एक मिनट थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड अगर बात किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड अगर बात करें, देखिए इस टाइप से हम लोग बनाते हैं ना, तो सिग्मा बॉन्ड यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 12 होते हैं। पाई बॉन्ड की संख्या बोले जाए तो 3 होते हैं, यानी कि जहाँ पे डबल ई आ रहा उसके पे पाई बॉन्ड होते हैं। चलिए, जहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड आता है वहाँ पे पाई बॉन्ड और अकेले में होता है सिग्मा बॉन्ड। तो 12 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 3 पाए थे। इस साल आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। तो इस स्तर पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने पाए गए थे मैंने सबका एक्सप्रेशन कर दिया विथ फुल। अब रिक्त स्थान को पूर्ति करें, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हो, जो कि बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र होता है, तो इसका सिंपल वे में आंसर होगा दोस्तों। दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर हम लोग इसको यह भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस एंड फोकल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, या द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर फोकल डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। तो इसका आंसर होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इससे रिलेटेड मैं एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण की वस्तु दूरी सभी दर्पण की नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ भी और यू सभी आपका ये नेगेटिव हो गए। चलिए, और उत्तल में यू आपका नेगेटिव होता है लेकिन एफ और यू आपका पॉजिटिव हो जाए उत्तल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यह अपरूप होते हैं, यानी जो एक ही रूप जैसा होते हैं। और इसके साथ साथ इसके फुलेरिन भी एक अपरूप होते हैं, जो आपका फुटबॉल यानी जिसका जो फुटबॉल की संरचना की तरह होते हैं, यानी C60 के रूप में भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेफाइट का उपयोग जानते हैं पेंसिल में किया था और हीरा सबसे करना होता है, कठोर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह लिख रहा है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स के साथ साथ मैं बताने एल्किन, तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे ये मैं बता देना चाहता हूँ एल्किन को और क्या कहते हैं? तो एल्किन को और हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। एल्किन को हम लोग पैराफिन नहीं कहते हैं, सॉरी, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक समूह होता है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के भी डबल बॉन्ड होता है, यानी किसी भी कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड होता है। और इसमें इसका पहला सदस्य जो होता है, इसका प्रथम सदस्य होता है एथीन होता है। इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है। हमको थोड़ा क्षमा कीजिए दोस्तों, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। और जो मैं शुरू में बताया था CnH2n+2 वो अल्केन का होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। और अगर अल्काइन की बात की जाए, अल्काइन का अगर बात किया जाए ना, तो अल्काइन का अगर बात किया जाए, एक मिनट थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ। अल्किन का सूत्र होता है CnH2n और इसमें कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड होता है। और यही अगर एल्केन की बात की जाए, तो इसका सूत्र होगा CnH2n+2 और इसमें कार्बन कार्बन परमाणु एक बंद होता है। और अल्काइन की बात किया जाए तो उसका सूत्र होता है CnH2n-2 और उसमें 2 कार्बन परमाणु भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? यानी कि पूछ रहा आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो इससे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन में बता देना चाहता हूँ आवेश का SI मात्रक क्या होता है, जो कि इस क्वेश्चन में लिख रहा। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है दोस्तों? कूलॉम। सबसे पहले मैं कूलॉम बारे में बता देना चाहता हूँ। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम, जिन्होंने 2 वस्तुओं के बीच के नियम भी दिए थे। तो इसका सूत्र होता है 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2/r², जस्ट लाइक आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही काम करता था। ठीक है, और 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये मैंने 12th का कंसेप्ट के अनुसार बताया। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। अब यहाँ से मैं फार्मूला भी बता देना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग बने रहेगा। तो हम लोग यह जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है आई टी, Q इक्वल टू होता है आई टी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड करेंट इज कॉल्ड एज आवेश, ये भी हम लोग कह सकते हैं। और आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के बारे में सबसे पहले खोज ये क्या बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ समतल दर्पण, समतल दर्पण हम लोग जो घर में जो शीशा में यूज करते हैं उसे बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा यह आभासी होते हैं। और मैं इससे पहले भी बता देना चाहता हूँ एक ट्रिक के साथ, जहाँ अगर आभासी की बात की जाए तो जहाँ अगर आभासी की बात की जाए तो आभासी के साथ सीधा बनती है, आभासी के साथ साथ सीधा। ट्रिक है आप लोगों को सीसी मिल गया, ठीक है। और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। तो आप लोग को इसका आंसर यही लिखना है, यानी कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होता है। और ये पार्श्विक उल्टा होते हैं, पार्श्विक उल्टा यानी कि हम लोग दाएं को बाएं और बाएं को दाएं जो हाथ उठाते हैं ऐना में दिखता है वही को कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं, और इसमें अगर ये बोल देगा ना दो समतल दर्पण के बीच, मान लो कि दो समतल दर्पण है, तो दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके बीच कितना वस्तु बनेगा? तो इसका डायरेक्टली सिंपल वे में आंसर होगा दोस्तों अनंत। आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखे होंगे किसी भी सैलून में, तो ये अनंत हो जाएगा। और अगर फार्मूला की अगर एंगल की बात अगर बोला जाता तो इसमें फार्मूला यूज करते हैं 360 डिग्री बटा 90 डिग्री, और अगर विषम आती है तो 1 घटाते हैं, सब में वही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष से बारे फैक्ट्स के साथ साथ मैं बता देना ये क्या है। तो निकट दृष्टि दोष यह एक दृष्टि दोष है, यानी कि आंखों में उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं, जिसमें हम निकट की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तु को आराम से नहीं देख पाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसे कैसे दूर करते हैं? तो इसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके, यानी अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम लोग इसे दूर कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है ना, इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना के पहले बनने लगता है, आंखों के रेटिना के पहले बनने लगता है। अब मैं इसके साथ साथ बता देना चाहूँ, अगर दूर दृष्टि दोष की बात की जाए, ना तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे से दूर करते हैं, उत्तल लेंस के चश्मे से दूर करते हैं। और यही अगर बोला जाता जरा दृष्टि दोष, अगर जरा दृष्टि दोष की बात की जाए ना तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग द्विफोक्सी लेंस से दूर करते हैं, द्विफोक्सी, जिसे हम लोग बायफोकल लेंस भी कहते हैं, बायफोकल लेंस भी कहते हैं। जो गांधी जी का जो चश्मा होता था ना वो द्विफोक्सी, जस्ट लाइक आप लोग वही याद कीजिए। इसमें एक और होती है दोस्तों जिसे बोलते हैं आबिंदुकता। तो आबिंदुकता में सबसे पहली बात ये होता है ना, ये आबिंदुकता एक ऐसी बीमारी होता है जो कि रेटिना से न संबंधित होकर वह कॉर्निया पे इफेक्ट होती है, यानी कि आबिंदुकता जो बीमारी होती है वह कॉर्निया से संबंधित होती है। तो इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्षैतिज के रूप में दिखाई देता है। बाकी निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष उसका संबंध डायरेक्टली रेटिना पे होता है, और आबिंदुकता का संबंध होता है आपका किससे? कॉर्निया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचें। तो विद्युत परिपथ का आरेख तो आप लोग बना सकते हैं, आप लोग इसमें एक टर्मिनल दे दीजिए, इस टाइप से आप बना सकते हैं, यानी यहाँ पे आमीटर दे दीजिए, विद्युत धारा को जोड़ दीजिए, और क्या यहाँ पे इसी टाइप से आप लोग के बना कुंजी दे दीजिए और करंट को फॉलो कीजिए, प्लस माइनस होते रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा आमीटर, बस इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। इसमें बल वगैरह भी शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा, तो विद्युत परिपथ का पूछ लेता कितने प्रकार होते हैं? तो विद्युत परिपथ के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं बंद विद्युत परिपथ, एक होते हैं खुला विद्युत परिपथ, एक होते हैं बंद, एक होते हैं खुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो सोडियम, तो इसका सूत्र होगा NaHCO3। जब भी इसको हम लोग गर्म करेंगे दोस्तों ना तो यहाँ से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यह तो अब संतुलित करने वाला दे दिया, यानी कि पहला क्वेश्चन लिखा ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO। तो इसमें हम आप लोगों को ट्रिक तो इसमें खैर नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिकली चीज़ है MgO। तो इसको संतुलित नहीं करना, देखिए 2 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए। तो 2 लगाने से इसमें देखिए जो उत्पाद है ना इसमें मैग्नीशियम की संख्या 2 हो रहा, और ऑक्सीजन के तो पहले से दिया हुआ था तो इसमें भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम का 2 हो गया, तो इसमें 2 बढ़ा दिए। इसी प्रकार कहते हैं ये आप लोग क्लास के लिए मैं आप लोग कभी स्पेशली बना के भेज दूंगा ग्रुप में।
तो मैं ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिख रहा अपरूपता किसे कहते हैं, जो इसके जो बिल्कुल एक जैसे गुण रचयिता का, तो उसे बोलते हैं अपरूपता। तो कार्बन के दो अपरूप के नाम बताना, तो मैंने अभी ही बताया था, इसके एक लिख सकते हैं हीरा और एक होते हैं ग्रेफाइट, जो कि आप लोग के कार्बन के एक रूप होते हैं, ठीक है। और ये इसमें ये भी हम लोग लिख सकते हैं फुलेरिन भी होगा, जो कि आपका इसके अप्रूव होते हैं, ठीक है। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक सहित समझाइए। तो अब एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। चालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा आसानी से पास कर सकता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर। अर्धचालक यानी रबर हो गया जिससे करंट पास नहीं कर सकता है। और अर्धचालक, अर्धचालक यानी जिसमें दोनों के लक्षण होता है। तो इसमें आप लोग जर्मेनियम लिख सकते हैं, सिलिकॉन लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन, ये सभी जितने हैं ये मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा भी रुकिए, आप लोग एक्सप्रेशन के साथ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। NaCl, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना NaCl का, तो सोडियम का होता है 11, तो इसमें यानी कि 281 लिख सकते हैं। तो और मैग्नीशियम का क्या, क्लोरीन का होता है 17, यानी कि दोस्तों 28 से 7 लिख सकते हैं। हम लोग किसी का भी ऑक्टेट नियम पढ़े हैं कि जब तक वह पूरा नहीं करता तब तक वह पूर्ण धातु अधातु नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग यह इसमें रिएक्शन करने के लिए हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें एक धातु और एक अधातु होता है। तो हम लोग यह कर सकते हैं Na यानी कि एक होता है, और Cl में आपका 7 होता है, 1 2 3 4 5 2 4 5 6 7, तो ये ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। Na प्लस हो जाएगा और ये Na प्लस में रहेगा, और Cl में यहाँ पे दे देंगे 7 8 दे देंगे, और यहाँ पे एक माइनस में दे देंगे। चलिए इसमें जो क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं आप लोगों को कभी क्लास में बता दूंगा। रुकिए, यहाँ से ये लिख रहा, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ नमक का सूत्र। तो नमक का सूत्र सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर लिख रहा है धोने वाला सोडा यानी वॉशिंग सोडा, तो इसका हो जाएगा Na2CO3 10H2O, इसको धोवन सोडा भी कह सकते हैं। वाटर का सूत्र तो सिंपल वे में है H2O, यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करते तो वाटर का निर्माण होता है। फिर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि जीव विज्ञान में आ गया, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के पिता कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, अरस्तु होते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी दिया है मैं उसके बारे में फुल एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ। पहला बार, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण हो गया इसमें आंसर, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होता है, इसमें परागकण होते हैं, यानी कि ये जो आप लोग पराग कोश देखे होंगे इसमें परागकण होते हैं, ठीक है दोस्तों। अंडाशय आप लोग को स्त्री जनित जनन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसके बारे में पूरा बता देना चाहूँ। जनन के दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, मुकुलन द्वारा जनन होते हैं, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होते हैं। तो इसमें तो हाइड्रा ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो कोई बात नहीं, और भी बता देना चाहता हूँ। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। और मैं ये भी बताता हूँ, अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है, द्विविखंडन विधि द्वारा होते हैं। और प्लाज्मोडियम में जो होते हैं वह जो जनन होता है वह विखंडन विधि द्वारा होते हैं, विखंडन विधि द्वारा होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। और ये भी बता देना चाहता हूँ, अलैंगिक जनन एक ऐसे जनन विधि होते हैं, जनन की वे विधि होते हैं ना जिसमें विभिन्नताएं बहुत ही कम होती है, यानी कि विभिन्नताएं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में होते हैं उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और इसमें एक ही लोग भाग लेते हैं संतति, और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज़्यादा होती है और उसमें 2 संतति भाग लेते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्ट है, वो पेड़ पौधा में, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं, यानी पेड़ पौधे में जो लैंगिक जनन होता है वो फूल के माध्यम से होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की विधि द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आप लोग का 46 होगा, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल होते हैं 46, यानी कि 46 हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपका पेयर में बात किया था, अगर ये पेयर में अगर बोल देता ना, तो इसमें हम लोग 23 जोड़ा लिखते हैं। कितना लिखते हैं दोस्तों, 23 जोड़ा। तो अब इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मनुष्य में कुल
23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें जिसमें कि 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, यानी कि 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं वह सम होते हैं, सम, और यानी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है ना वो अलग होते हैं। तो सम वाले सभी जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो विषम वाले होते हैं ना वो एक एक्स वाई होते हैं और एक एक्स एक्स होते हैं। यानी कि जो एक्स वाई होते हैं वह बॉयज़ में होते हैं, यानी मेल में होते हैं, और जो एक्स एक्स होते हैं वह गर्ल्स में होते हैं। तो मेन आपका जो 23वां जो यानी कि 23वां जो जोड़ा होते हैं वही आपका मेन लिंग निर्धारण में कार्य करता है, किसी भी का लिंग निर्धारण का कार्य करता है 23वां जोड़ा, यानी इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ इसमें ये भी याद रखिएगा सबसे, यानी कि चलिए इसमें इतने काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें सही क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है एटीपी होता क्या है, तो व्हाट डू यू नो एटीपी, एटीपी क्या होता है ये। सबसे पहले ये जो हम लोग एटीपी इज द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी आता है, यानी कि एनर्जी का ये पार्ट्स होता है, यानी एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो एनर्जी का। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं एटीपी। एटीपी में कितना ऊर्जा जाता है, जो वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन होता है उसी में। तो वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी वायवीय श्वसन में। ठीक है, चलिए भारत में बायोगैस नाम से प्रचलित है, तो भारत में जो बायोगैस होता है वो मीथेन बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन का सूत्र सिंपल वे में CH4 होता है। ठीक है, यानी इसमें CH4 इस टाइप से भी हम लोग इसको सूचित कर सकते हैं, यानी संरचना सूत्र दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, रक्त के तरल भाग, यानी कि इसमें तरल भाग हो रहा ना ये, तो रक्त के तरल भाग को हम लोग सिंपल वे में प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, यानी रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और याद रखिएगा हमारे ब्लड में 55% भाग खून के जो है ना प्लाज्मा होते हैं। कितना होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। अब रक्त, इसमें क्वेश्चन पूछना रक्त में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्लेटलेट्स की कमी से हमारे शरीर में डेंगू होते हैं। क्या होते हैं? डेंगू, जो कि हमारे शरीर में जो भी प्लेटलेट्स पाए तो उसकी संख्या को कम कर देता है, जिसके हम लोग बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं। और अगर ये बोलते हैं रक्त क्या है, तो रक्त इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त हमारे शरीर का एक संयोजी ऊतक है। एज वेल एज ब्लड एंड बोन इज ऑल्सो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसे इसे दो भाग में बांटा, तीन भाग में बांट सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब का ये आपका जो लिखने लायक है क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेस कर दूंगा। और एक तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, चित्र का निरीक्षण करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यह ब्रायो फिल्म का पौधा है दोस्तों, जो कलिकाओं का बता रहा है, यानी कि कैसे आबादी को केंद्रित करते हैं, यह आपको दिखाया। तो वह चित्र क्या दर्शाता है, यानी यह ब्रायो फिल्म का पत्ती है जो आपको आबादी को कैसे कंट्रोल करते उस चीज़ को ही दर्शा रहा। ठीक है, और बोल रहा नहीं ये चित्र में क्या, ये ब्रायो फिल्म की पत्ती है। पौधे किस पत्ती है, तो वही ब्रायो फिल्म की पत्ती है। और ये जो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं कलिका। क्या कहते हैं? कलिका, कलिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, आलू में कायिक परिवर्तन किस प्रकार होती है? बस इसमें होती है वर्धी की प्रकार होता है, वर्धु जनन की तरह होता है। ठीक है, अब इसमें लिख रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्या है। तो ओजोन जो होता है ना ऑक्सीजन के समस्थानिक होता है, जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है, जिसका सामान्य सूत्र O3 होता है। और ओजोन जो है ना आपका ओजोन मंडल सप्ताह मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और भारत में ओजोन दिवस प्राय से 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ओजोन की मोटाई को डॉप्सन यूनिट से मापते हैं, डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। चलिए अब इसमें तो ऐसा है नहीं जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करूं। अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का संचित्र वर्णन करें। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर की रहने की, अमीबा का जो चित्र होता है ना वह यानी स्टेप्स होता है, इसका कुछ पता ही शेप नहीं होता है। या एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इसका जो पूरा जो शरीर जो होता है वह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसमें जितने भी वाक्स पार्ट्स होते हैं सब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर करते हैं। अब इसका तो बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो हमारा ये विज्ञान का सेट नंबर 3 था जो कि मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ कुछ जो क्वेश्चन जो नज़र आया जो बताने लायक था मैंने पूरा बता दिया दोस्तों। अब कैसा लगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और भी इसके साथ साथ जो भी बचा होगा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ बता दूंगा। ठीक है, चलिए और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं आप लोग का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों,
थैंक यू सो मच। तो इट्स माय फर्स्ट थर्ड थर्ड शिफ्ट का था ये। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, मूव ऑन स्टडी। चलिए थैंक यू सो मच, ग्रेट अप, थैंक यू सो मच दोस्तों।